नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग बिहार स्पेशल की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोगों ने बिहार एक सामान्य परिचय, बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से हम लोगों ने देख लिया था। आज हम बिहार का मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन बिहार का जो इतिहास है उसको देखेंगे, ठीक है। तो मध्यकालीन जो बिहार का इतिहास है उसको एक वीडियो में ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे। 10 से 12 मिनट के लगभग वीडियो होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है नेशनल मेडाइवल अगर आप पढ़े होंगे तो बिहार के मेडाइवल में ज़्यादा समय नहीं देना है, ये सिर्फ बिहार स्पेशल है तो उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। तो मेडाइवल बिहार में हम लोग 5 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश वहाँ एक कर्नाट वंश था, ठीक है। इससे 69th में क्वेश्चन पूछा गया है, बता देंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अफगान शासन में बिहार, बिहार शेरशाह सूरी के समय, सल्तनत काल में बिहार और मुगल काल में बिहार, ये 5 टॉपिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग तुर्क शासन में बिहार देखते हैं। तो बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना का वास्तविक श्रेय है वो बख्तियार खिलजी को जाता है। और बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, ठीक है। और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय ही बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था और उत्तर बिहार में जो था वो कर्नाट वंश का इसी वक्त शासन था, याद रखिएगा, ठीक है। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार यानी बिहार शरीफ की विजय थी। 1198 में बिहार शरीफ की विजय थी और बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बीपीएससी में बराबर पूछते रहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। और इसने जो था उस विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था। उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया जिला जो बंगाल में है उस पर चढ़ाई की जो सेन वंश की राजधानी थी। और बख्तियार की हत्या जो है उसके एक अधिकारी अली मर्दन ने कर दी थी। एक बीपीएससी का और फेवरेट इसमें क्वेश्चन है, बिहार शरीफ के इमादपुर में इसको दफनाया गया है। तो पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसकी जो कब्र है वो बिहार शरीफ में है। तो ये बख्तियार खिलजी का इमादपुर, बिहार शरीफ की इमादपुर जगह पे दफनाया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में। अब हम लोग वहाँ के जो बिहार के स्थानीय वंश जो थे मेडाइवल में, कर्नाट वंश, उसके बारे में देखते हैं। ये मिथिला का कर्नाट वंश मुख्य रूप से था। पाल वंश जब पतन के दौरान में था तो उस वक्त तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था और इसके संस्थापक नान्नदेव थे। और कर्नाट वंश की राजधानी जो थी वो सिमराऊगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। और बख्तियार खिलजी के समय बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट करके सहयोग किया था। और कर्नाट वंश का सेन वंश से लगातार संघर्ष जो था वो चलता रहा था। कर्नाट वंश तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मा स्वामी में की गई है, ठीक है। और सबसे इसमें इस बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तिरहुत मिथिला क्षेत्र में था। 69 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का जो शासक था वो हरसिंह देव था, ठीक है। और हरसिंह ही इस वंश का अंतिम शासक था और इस समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। पंजी प्रबंध का विकास कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन डाल दिया गया वही 69 का, मैथिली भाषा का विकास जो है वो कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग मुख्य रूप से आते हैं सल्तनत काल में बिहार, ठीक है। तो सल्तनत काल जो है उसमें दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासक के बीच निरंतर संघर्ष के कारण बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बन गया था। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था। ये ध्यान में रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का कौन प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान आरंभ किया था, तो इल्तुतमिश था। और उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार भी कर लिया था। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। जो इल्तुतमिश जब बिहार जीता था 1225 ईस्वी में तो उसने प्रथम सूबेदार जो था वो मलिक जानी को नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार में सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। कर्नाट क्षेत्र अभी पढ़े हैं हम लोग, मिथिला का जो क्षेत्र था उस पर जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने विजय प्राप्त की थी। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। उसका पटना और गया में अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके अनुदान देने के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। तुगलक काल में जो था बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुई करती थी। बिहार शरीफ जो राजगीर या ब्रज है वही थी, ठीक है। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अभी बताए ना, राजगीर जो था वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तुगलक काल में बिहार के प्रशासक में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो मलिक इब्राहिम का है, ठीक है। मलिक इब्राहिम का, जो मलिक बयां कहलाते थे। और इनका मकबरा जो है वो बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज ए सिराज की रचना किसने की थी? तबकाते नासरी। इसमें बिहार नाम का उल्लेख मिलता है।
इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट भी बार बार पूछी जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अफगान शासन में बिहार। ठीक है, तो सिकंदर लोदी जो 1495-96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि सिकंदर लोदी ने किसको बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था अफगान शासन में, तो दरिया खान नुहानी को। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी जो था वो स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की घोषणा कर दी। और वहीं दूसरी ओर अफगान शासक जो था वो महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था, और बाबर 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। ठीक है, घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगान का उदय हुआ था। अब नेक्स्ट शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा करते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था, और उनके पिता का नाम हसन खान था, जो सासाराम के जागीरदार थे। और शेरशाह का जो बचपन का नाम था वो फरीद खां था, और बहार खान नुहानी ने इस फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, शेर खां जो था यानी शेरशाह सूरी 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था, यानी शेरशाह ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप से देगा। लेकिन हुमायूं ने यह बात नहीं मानी, और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं हुमायूं और इसमें शेरशाह के बीच में हुआ था, हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक है, और जब ये हुमायूं को पराजित किया उसी वक्त ये शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। 1540 ईस्वी में यह कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसे दिल्ली में सूरवंश की स्थापना कर डाली शेरशाह ने। ठीक है, 1561 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया था तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया था। इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि जो शेरशाह था वो पटना का दुर्ग 1541 में बनवा के और बिहार की राजधानी पटना बनाया था। इससे पहले बिहार की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ थी। इसका वर्णन अब्दुल्लाह एक तारीख दाऊदी में मिलती है। ठीक है, शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया, 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान, इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि कालिंजर अभियान जो 1545 ईस्वी में शेरशाह ने किया था वहीं गोला फटने से वह घायल हो गया था तथा उसकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे। शेरशाह अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा बना लिया था। ठीक है, और यह मकबरा जो है वो अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और ये बिहार के रोहतास जिले में है। इसमें पूछा जाता है ये जो है वो झील के बीच में मकबरा है और अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई थी जिससे भूमि के आधार पर लगान का जो है वो निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया था। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। बाद में शेरशाह के बाद सूरवंश 3 भागों में विभाजित हो गया, और फिर हम लोग नेक्स्ट चेरो वंश की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए चेरो वंश की चर्चा कर लेते हैं, छोटा ही है। उसके बाद मुगल काल में बिहार देखेंगे। पाल वंश का जब पतन हुआ था बिहार में तो कुछ स्थानीय राज्य का उदय हो गया था। उसी में से एक प्रमुख चेरो राज्य था। चेरो राज्य का क्षेत्र जो था शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा बनारस के क्षेत्र में था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12वीं सदी में हुई थी, और इसका मुख्यालय बिहिया भोजपुर था। ठीक है, भोजपुर बिहिया में था। 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई जिसमें चेरो की जीत हुई। इस वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय था चेरो वंश का। मुगल के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। अब हम लोग मुगल काल में बिहार देखेंगे। शेरशाह की मृत्यु के कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही थी, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब अकबर के समय बिहार, तो अकबर ने जो था ताज खां करारानी इसको स्वयं दंडित करने के लिए आक्रमण किया था 1576 ईस्वी में, और उसने पटना को जीत लिया तथा दाऊद खां एवं ताज खां करारानी को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा बिहार को दे दिया गया था। ठीक है, अकबर द्वारा जो मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जैसे शेरशाह के टाइम में बताए थे किसको गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अकबर द्वारा जो मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय जो था वो रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। ये चीज ध्यान में रखेंगे।
अब जहांगीर के समय हम लोग बिहार की चर्चा करते हैं, तो जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया था, और इसके बाद यह पद केवल राजकुमार को ही दिया जाने लगा। तो जहांगीर का समय बिहार में बहुत कम ही था। औरंगजेब के समय बिहार, अब सबसे लास्ट में देखते हैं, तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया था। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद करके उसका सौंदर्यीकरण किया था। ठीक है, तो ये चीज पूछता है कि पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो राजकुमार अजीम ने किया था, और वो औरंगजेब का पौत्र था। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में औपचारिक राज्याभिषेक करने वाला वह पहला मुगल सम्राट था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो फर्रुखसियर था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक जो है 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अलग अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे, जिसमें मुर्शीद कुली खां बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार था। लेकिन बाद में यह जो है वो स्वतंत्र, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो बैठा था। ठीक है, अली बर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया था और बंगाल का नवाब बन गया था। अब हम सिख धर्म और बिहार की चर्चा करेंगे, क्योंकि सिख धर्म की जब भी चर्चा आएगी तो बिहार की चर्चा जरूर आएगी। इससे पहले हम लोग नेशनल पे भी इसमें भी सिख धर्म की चर्चा पीछे कर चुके हैं, बौद्ध और सिख की दोनों की चर्चा कर चुके हैं। देखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। ठीक है, सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे। 10 सिख गुरु में से 3 गुरु का संबंध बिहार से कुछ न कुछ तरीके से रहा है। एक तो फर्स्ट गुरु गुरु नानक का, दूसरा गुरु तेग बहादुर का, ये 90 गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे। गुरु नानक जो थे वो बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर की आदि यात्रा की थी, और वे बिहार भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु भी थे। सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे वो श्री तेग बहादुर जी थे। ये सासाराम गया होते हुए पटना आए थे, और यहाँ पे उन्होंने अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ के चले गए थे, जो मां बनने वाली थी, और यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस क्रम में गुरु तेग बहादुर का पटना से संबंध है। और पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो 1600 कितना में हुआ था, 66 में। और ये सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, और 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह को 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने। 1676 में 10 साल बाद ही बने थे, और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है, और इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसे आज श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बिहार के मेडाइवल हिस्ट्री की चर्चा कर ली है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, और आप लोग बाकी इस चैनल पर पॉलिटी का घटना चक्र, बिहार स्पेशल, घटनासार इत्यादि वीडियो आप लोगों को मिल रही है, और आप लोगों का काफ़ी प्यार भी है। आप लोगों में से जो भी नए हैं चैनल पे, वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो वीडियो के रिगार्डिंग, या सिलेबस के रिगार्डिंग, या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट पर टीम प्रमुखता से विचार करती है एवं उसका रिप्लाई भी करती है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।